The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Adshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे कि जो स्मार्ट सिटी है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी कि स्मार्ट सिटी रिवॉल्यूशन कैसे कैसे आया वो हमको समझना है। यानी कि स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया, किस तरीके से वो टाइम के साथ इवॉल्व होता चला गया और किस तरीके से वो आगे आने वाले टाइम में इवॉल्व होने की पॉसिबिलिटीज हैं, पूरा हम इसका इवोल्यूशन पढ़ेंगे। अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करें तो स्मार्ट सिटी सबसे पहले 1.0 जिसकी हम बात करते हैं, सबसे पहले ये शुरू हुआ यूएस में। ठीक, किस तरीके से यूएस में शुरू किया कि 1960s और 1970s के बीच का जो टाइम था, कि 1960s और 70s के बीच का जो टाइम था, उस टाइम पे यूएस में क्या था, कम्युनिटी ब्यूरो एनालिसिस ने दे स्टार्टेड यूजिंग कंप्यूटर डेटाबेस। ठीक, कंप्यूटर डेटाबेस को उन्होंने यूज किया, जो इंफ्रारेड एरियल फोटोग्राफी थी, और उनको आपने सैटेलाइट के थ्रू आप कह सकते हैं कि जो डेटा फोटोज हैं वो लिए और उनको कलेक्ट किया और उन एरियाज के लोकल गवर्नेंस को दिया जिनको इनको जरूरत थी। यानी कि उन्होंने क्या किया, कम्युनिटी ब्यूरो एनालिसिस जो यूएस की है, इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने एरियल फोटोग्राफ्स ली, एरियल फोटोग्राफ्स प्लस एरियल फोटोग्राफ्स के साथ में इन्होंने कंप्यूटर का जो डेटाबेस था वो कंप्यूटर का डेटाबेस लिया और उस डेटाबेस को उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड कराया जिनको इनकी जरूरत थी, ताकि डेवलपमेंट में हेल्प हो सके। तो यहाँ पे पहली बार आपको स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिला। यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिला कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो सिटी के डेवलपमेंट में काम में आ रही है। इससे पहले कहीं भी स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट या टेक्नोलॉजी को हम सिटी के डेवलपमेंट में यूज नहीं करते थे। दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी यूज्ड इट। ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इनका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है। अब यहाँ पे जब 1960s और 1970s में जब आपने स्मार्ट सिटी को इवॉल्व कर लिया, ठीक, आपने धीरे धीरे कंप्यूटर्स को यूज करना शुरू कर दिया, तो वहां से क्या हुआ, वहां से 3 डिफरेंट जनरेशंस आई। ठीक, वहां से क्या हुआ, 3 डिफरेंट जनरेशंस आई, और ये जो 3 डिफरेंट जनरेशंस निकल कर आई है ना बेटा, यही 3 डिफरेंट जनरेशंस क्या है, डिफरेंट स्मार्ट सिटी के इवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया स्मार्ट सिटी 1.0, इसके क्या फीचर्स है बेटा, व्हाट आर द फीचर्स, इसके क्या फीचर्स हैं, दैट दिस इज लेड बाय टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स। कौन इसको प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कंप्यूटर का डेटाबेस, एरियल फोटोग्राफी, ये सब आपको करना है। इससे क्या हुआ, ये जो 1.1 था, इस जनरेशन में क्या हुआ, ये जो जनरेशन थी इसने, दिस जनरेशन फोकस्ड ऑन, इसने किस चीज पे फोकस किया, फोकस्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस किया बेटा। इन्होंने किस चीज के इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस किया, मुझे जरा बताइए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी हमने क्या पढ़ा था कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को पहली बार फोकस किया, तो टेक्नोलॉजी को उन्होंने, ऑफ टेक्नोलॉजी इन सिटी, और देखिए उन्होंने सिटीज में कर तो दिया, लेकिन जो म्युनिसिपैलिटीज थी, डिस्पाइट म्युनिसिपैलिटी जो थी, डिस्पाइट म्युनिसिपैलिटी इनएबिलिटी टू fully understand its implication। समझ में आया बेटा क्या हुआ,
कि जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स ने इस जनरेशन में फोकस किया कि जो हम टेक्नोलॉजीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं सिटीज में, लेकिन उस टाइम तक जो म्यूनिसिपैलिटीज थी, जो लोकल गवर्नेंस थी, वो ये नहीं जानती थी कि हम इसका किस तरीके से बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी के क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट हो सकते हैं डेली लाइफ में। स्टिल म्यूनिसिपैलिटीज की इनकैपेबिलिटीज के बाद भी इसको इंस्टॉल किया गया एंड विद इन ए पीरियड ऑफ टाइम म्यूनिसिपैलिटीज ने इसके बेटर यूज को समझा, टेक्नोलॉजीज में वो एफिशिएंट हो गए और वो ये समझ पाए कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो डेली लाइफ को इफेक्ट कर सकती है। और जब इन्होंने इस चीज को समझ लिया तब हमारी सेकेंड वेव आई रिवॉल्यूशन की, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट सिटी 2.0। इसको हम बोलते हैं स्मार्ट सिटी 2.0। ठीक, स्मार्ट सिटी 2.0। स्मार्ट सिटी 1.0 का क्या था बेटा? स्मार्ट सिटी 1.0 टेक्नोलॉजी ड्रिवन थी। ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं होगी, ये क्या होगी? सिटी ड्रिवन होगी। यानी कि जो भी कोई एक शहर है वो खुद से फोकस करेगा कि मुझे डेवलप होना है। सिटी के जो लोग हैं, जो म्यूनिसिपैलिटी है, जो गवर्नेंस है, वो खुद ध्यान देगी कि हम अपने सिटीज को कैसे बेटर बना सकते हैं। देखिए, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि एक जनरेशन वो थी कि जहां पे म्यूनिसिपैलिटी को ये भी नहीं पता था कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, इसके क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, हम कैसे इस चीज को यूज कर सकते हैं। म्यूनिसिपैलिटी कुछ नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं जानती थी, फिर भी उन्होंने क्या किया कि इतना खुद को समझा कि अब जो हमारा सेकेंड इसमें 2.0 रिवॉल्यूशन आया वो सिटी ड्रिवन हुआ। और इसमें क्या था कि जो फॉरवर्ड लुकिंग लीडर्स थे, फॉरवर्ड लुकिंग लीडर्स जो थे, फॉरवर्ड लुकिंग लीडर्स विद म्यूनिसिपैलिटी, फॉरवर्ड लुकिंग लीडर्स ने म्यूनिसिपैलिटीज के साथ बेटा क्या किया? उन्होंने म्यूनिसिपैलिटी के साथ वो आए और उन्होंने हेल्प की। किसको हेल्प की? कि वो फ्यूचर सिटी के जो फ्यूचर्स हैं उसको डिसाइड कर सके, फ्यूचर को डिटरमाइन करने में हेल्प किया और ये बताया लोगों की कि किस तरीके से जो स्मार्ट टेक्नोलॉजीज हैं, जो स्मार्ट टेक्नोलॉजीज हैं और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के अलावा जो इनोवेशंस हैं, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस, इनको फ्यूचर में कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं ये बताने की कोशिश की। ठीक है, तो फॉरवर्ड लुकिंग लीडर्स जो है म्यूनिसिपैलिटी में, उन्होंने क्या किया कि लोगों को बताने की कोशिश की। अब आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, पहली जनरेशन में हमने क्या किया? हमने टेक्नोलॉजी का फोकस किया। गवर्नेंस को भी नहीं आता था, म्यूनिसिपैलिटी को भी नहीं आता था, फिर भी हमने जाके सारी इंस्टॉलेशन करा दी। अब सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि जो फॉरवर्ड लुकिंग लीडर्स थे उन्होंने सिटीज में डेवलप किया और अब क्या हुआ कि म्यूनिसिपैलिटीज को उन्होंने हेल्प करना शुरू कर दिया। म्यूनिसिपैलिटीज के थ्रू उन्होंने लोगों को हेल्प करना शुरू कर दिया, यानी कि लोगों को बेनिफिट्स बताने शुरू कर दिए, इनोवेशंस के बेनिफिट बताने शुरू कर दिए। अब क्या होता है, जब आप स्मार्ट सिटी 3.0 की बात करते हैं, जब इसकी थर्ड वेव की बात करते हैं या थर्ड रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है थर्ड वेव कौन लेके आएगा? थर्ड वेव थी पीपल ड्रिवन। यानी कि अब किसी भी सिटी को डेवलप करने के लिए, अब किसी भी सिटी को डेवलप करने के लिए बेटा आपको ना तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन पे फोकस करना है, ना ही आपको म्यूनिसिपैलिटी पे फोकस करना है। लोग अब खुद आपस में असेंबल होकर अपने सिटीज के डेवलपमेंट की बात कर लेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें क्या था, सिटीजन का को क्रिएशन मॉडल जो था, सिटीजन के को क्रिएशन मॉडल को हमने क्या किया? एम्ब्रेस किया। ठीक है बेटा, समझ में आया? यानी कि अब हम किसी भी उस चीज पर फोकस नहीं कर रहे हैं जो कि पहले करते आ रहे थे। टेक्नोलॉजी 1, देखिए मैं फिर से बार बार इस चीज को बता रही हूँ, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट रिवॉल्यूशन फर्स्ट वेव में क्या फोकस था, सेकंड रिवॉल्यूशन सेकंड फेज में क्या फोकस था, थर्ड रिवॉल्यूशन थर्ड फेज में क्या फोकस था। तो जो फर्स्ट रिवॉल्यूशन था बेटा उसमें फोकस था टेक्नोलॉजीज पे, म्यूनिसिपैलिटीज को नहीं बताती, फिर भी टेक्नोलॉजीज इंस्टॉल की गई। सेकंड वेव आते आते म्यूनिसिपैलिटीज उसमें प्रोफिशिएंट हो गई, सिटीज के लीडर्स ने म्यूनिसिपैलिटीज की हेल्प की और जो भी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज थी उनको इंस्टॉल करवाया। लेकिन थर्ड वेव आते आते सिटीज में जो थे वो लोग खुद आपस में असेंबल होने लगे और उन्होंने एक सिटीजन को क्रिएशन मॉडल जो है उसको एम्ब्रेस किया। जैसे कि अगर हम वियना की बात करें, वियना में क्या है कि लोगों ने खुद से, उन्होंने क्या किया, अपने पैसे लगा के सोलर प्लांट में इन्वेस्ट किया।
क्योंकि उनको पता चल गया था कि क्या बेनिफिट है सोलर प्लांट के और क्लीन एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है। क्लीन एनर्जी के बेनिफिट जब उनको पता चल गए तो उन्होंने सोलर प्लांट में इन्वेस्ट किया टू गेट एनर्जी, इन्वेस्ट टू गेट एनर्जी, यानी कि उन्होंने ये क्या किया, उन्होंने ये खुद से किया। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया था, उसमें इंडिया का एग्जाम्पल है। इंडिया का क्या एग्जाम्पल है कि लोगों ने ब्रिज बनाया है, झारखंड में लोगों ने ब्रिज बनाया है। कैसे बनाया है? मनी पूल करके लोगों ने एक ब्रिज बनाया है। और मनी पूल करने का क्या मतलब है कि जो गांव के लोग थे उन्होंने पूल करे पैसे और उससे एक विलेज बना दिया। क्यों बना दिया विलेज? ताकि उनके बच्चों को स्कूल जाने में आसानी हो सके। जब तक वो विलेज नहीं था बच्चों को स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। देखिए जैसे ही लोगों को समझ में आएगा ना कि ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो खुद उस पर फोकस करेंगे, चाहे वो क्राउड फंडिंग करें, चाहे वो पूलिंग करें, चाहे वो किसी और तरीके से फंड्स को अरेंज करने की कोशिश करें। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जब सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस होता है, जब हम डेवलपमेंट में लोगों को बताते हैं कि इस चीज के क्या बेनिफिट है, डेवलपमेंट के हर एक इनिशिएटिव में हम जब एक तरीके से मानिए लोगों को जब हम लेकर साथ में चलते हैं तो इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होता है। जब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होता है, वो इसके बेनिफिट्स को देखते हैं तो वो खुद से भी एफर्ट डालते हैं कि हम अपनी सिटीज को डेवलप कर सकें। अभी हम अगर देखें तो इंडिया बहुत पीछे है, क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीज है जैसे वियना कंट्रीज है, कनाडा है, इन सब देशों में लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी क्लीन सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं एनर्जीज के लिए, खुद क्राउड फंडिंग करके या पैसा पूल करके। लेकिन इंडिया में अभी हम क्या कर रहे हैं, इंडिया में जो हमारा फोकस है वो बेसिक नेसेसिटीज पर ही है। यानी कि अगर हम ब्रिज बना रहे हैं तो इसीलिए बना रहे हैं ताकि हमारा बच्चा स्कूल जा सके, क्योंकि अभी हम डेवलप्ड नेशन नहीं, अभी हम डेवलपिंग फेज में है इसीलिए। बट इसी तरीके से अगर हम सिटीजन का इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, सिटीजन सेंट्रिक पार्टिसिपेशन होगा और हमारा ई गवर्नेंस रहेगा, गवर्नेंस बहुत अच्छा होगा, अगर हम लोगों को डेवलपमेंट में इन्वॉल्व करते रहेंगे तो आने वाले टाइम में क्या होगा, आने वाले टाइम में बेटा हम भी क्या करेंगे कि क्लीनलीनेस, सस्टेनेबिलिटी, क्लीन एनर्जी, इन सब के लिए भी ऐसे एग्जांपल्स हमारे सामने आएंगे कि लोगों ने पूल किया और पूल करने के बाद में एक सोलर प्लान लगवा लिया, एक विंड एनर्जी का प्लान जो है वो लगवा लिया। ठीक है, ये हमारे क्या थे, स्मार्ट सिटी के इवोल्यूशन थे। अब हमको देखना है कि स्मार्ट सिटी का रिलेवेंस क्या है। यानी कि अभी हमने ये देख लिया कि स्मार्ट सिटी क्या होता है, स्मार्ट सिटी के स्ट्रेटेजीज क्या है, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यूज क्या है, अचीवमेंट्स कितने रहे हैं, स्मार्ट सिटी रिवोल्यूशन क्या रहा है। अब हम देखेंगे कि स्मार्ट सिटी की रिलेवेंस क्या है, स्मार्ट सिटी की हमें जरूरत ही क्या है, व्हाई डू वी नीड स्मार्ट सिटीज, व्हाट आर द रिलेवेंस ऑफ स्मार्ट सिटीज, वी विल लुक इनटू दैट नाउ। व्हाई स्मार्ट सिटी या फिर relevance of smart city। ठीक है, स्मार्ट सिटी का क्या रिलेवेंस है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो हमारा रिलेवेंस है दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक। क्या रिलेवेंस है? ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक से क्या मतलब है बेटा? ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक से हमारा मतलब है कि जब हमने अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम्स को पढ़ा था तो हमने उस प्रॉब्लम्स में ये देखा था कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है अर्बनाइजेशन की वो होती है, एक तो हाउसिंग नहीं होती है और दूसरा जो ट्रैफिक के रोड्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाता है। ठीक, तो उसके रिगार्डिंग हमने डेटा भी देखा था उस टाइम पे कि कैसे पर व्हीकल जो हमारा रोड लेंथ है वो कम होता जा रहा है। तो रिलेवेंस क्या है स्मार्ट सिटीज की कि एक रिपोर्ट थी, रिपोर्ट ने बोला था कि 2022 के बाद क्या होगा, यानी कि अभी क्या होता है, अगर आप जो भी मेजर सिटीज हैं उनमें अगर आप कोई डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं तो कई बार जो आपके शॉर्टर डिस्टेंस होते हैं ना वो आप बाई फुट ज्यादा जल्दी कवर कर लेंगे रेदर देन कि आप सेम डिस्टेंस को कार या बाइक से कवर करें। ठीक,
तो उन्होंने बोला कि जो अर्बन प्लानर्स हैं, अर्बन प्लानर्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कार्स जो है वो ज्यादा टाइम लेंगी। मैंने क्या बताया कि अगर आप बाई फुट चलेंगे तो आपको कम टाइम लगेगा। अब इसमें देखिए जो लंदन है, लंदन क्या करता है, लंदन में सैटेलाइट बेस्ड आप क्या करते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि सैटेलाइट बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट करते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक कंजेशन के इश्यूज नहीं आते हैं। इंडिया कैन ऑल्सो यूज द सेम प्रैक्टिस। हमने आपको क्या बताया था कि स्मार्ट सिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम अपने फेवर के लिए यूज कर सके, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अगर हम इसको अडॉप्ट कर लेंगे तो कोई भी ट्रैफिक इशू नहीं आएगा। सेकंड क्या है बेटा, सेकंड मैंने क्या बताया था, अर्बनाइजेशन की दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्लम्स डेवलप हो जाती है, ट्रैफिक एंड कंजम्पशन हो जाते हैं। तो उसके बाद में जो स्लम्स होती हैं उनसे क्या होता है कि बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो सेकंड जो हमारा फोकस होना चाहिए वो हेल्थ इश्यूज पे होना चाहिए। ठीक है बेटा, हेल्थ इश्यूज से क्या मतलब है, आप बोलोगे कि मैम हेल्थ इश्यूज से क्या मतलब है आपका। हेल्थ इश्यूज से मेरा सीधा का मतलब है कि जो पोल्यूशन है वो हेल्थ इश्यूज जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहा है, और इसके सोल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, टेलीमेडिसिन। ठीक, मैं आपको साथ साथ सॉल्यूशंस भी बता रही हूँ। टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन कंसल्टेंसीज। ठीक बेटा, इसके बाद में तीसरी जो हमारी प्रॉब्लम है, तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या है, एफिशिएंसी, यानी कि हमको अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। इसमें देखते हैं अर्बन प्लानर्स क्या कहते हैं, जो एट एन एवरेज ग्लोबल सिटीजन जो है वो 125 आवर्स एक ईयर में वेस्ट करता है ट्रैवल करने में, ग्लोबल सिटीजन। अगर हम स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस लगाएंगे, अगर हम इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट को अच्छे से करेंगे, और ट्रैफिक मैनेजमेंट जब हमारा बिल्कुल सैटेलाइट स्पेस प्रॉपर हो जाएगा तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम 65 आवर्स पर ईयर तक बचा सकते हैं। 65 घंटे देखिए आप कितने होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं 65 घंटे। आपको 65 आवर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे एक साल में, तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो बेटर होगी। और जो पोल्यूशन में सॉरी जो आप ट्रैफिक में कंजेशन में फंस जाते हैं उसकी वजह से जो आपका फ्रस्ट्रेशन होती है, जो आपका सिर दर्द होता है, जो आपका हेडेक होता है, जो आप टायर्ड फील करते हैं, वो भी आप थोड़ा कम टायर्ड फील करेंगे। और अगर ये सब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, आपकी एफिशिएंसी खुद पे खुद बढ़ जाएगी। चौथा क्या फोकस है, चौथा हमारा फोकस है कि जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हमारी बेटर हो जाएगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बेटर हो जाएगी, सारे वही पॉइंट है। हम आप लोग बोलेंगे कि मैम अलग से क्यों पढ़ा रही है, लेकिन इस पर्सपेक्टिव से भी देखना जरूरी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बढ़ेगी, अगर हमारी सराउंडिंग जो है वो क्लीन हो जाएंगी। क्लीन सराउंडिंग के अलावा अगर अब हमको लेस क्राइम है, यानी कि अगर हमारा क्राइम जो है वो कम हो गया है, इसके बाद में बेटा क्राइम कम होने के बाद में दूसरी क्या चीजें हैं, टेलीमेडिसिन है, हेल्थ हमारा अच्छा हो रहा है, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी, खुद पे खुद बेटर हो जाएगी। इसके बाद में बेटा फिफ्थ क्या है, हमारी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगी। क्या आएगी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का क्या मतलब है बेटा, कि हमारे पास पैसे ज्यादा होंगे, हमारे पास इकोनॉमिक मीन्स ज्यादा होंगे, हम बेटर इकोनॉमिक डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो स्मार्ट सिटीज होती हैं, स्मार्ट सिटीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, दे अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। स्मार्ट सिटी ने इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया फ्रॉम द ग्लोब। स्मार्ट सिटीज क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं इन्वेस्टमेंट को। उन्होंने इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया फ्रॉम ग्लोब। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट आया है तो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो खुद पे खुद बढ़ जाएंगी, आपके जो वेजेस हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। और जैसे इकोनॉमिक्स में होता है कि अगर आपकी मनी इनकम बढ़ती है तो आप चीजों की डिमांड ज्यादा करते हैं, आपका जो लाइफ स्टाइल है वो खुद पे खुद बेटर हो जाता है। इसका एक बेसिक सा एग्जाम्पल है, मैं अगर आज 10 रुपए कमा रही हूँ तो मैं एक सूट खरीदूंगी, मैं कल को 1000 रुपए कमा रही हूँ तो मैं 10 सूट खरीदूंगी। सिंपल बेसिक फंडा, कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपके खर्चे और आपकी डिमांड्स खुद बढ़ने लगते हैं। क्योंकि डिमांड का सबसे पहला कंडीशन ये है कि किसी भी चीज को आप डिमांड तब कंसिडर करेंगे जब आपके पास उसकी परचेजिंग कैपेसिटी हो। अगर परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है तो डिमांड नहीं है, केवल विश है। ठीक है, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव। ठीक है,
दूसरा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में हम क्या कर सकते हैं कि हम स्मार्ट बिल्डिंग बना सकते हैं। स्मार्ट बिल्डिंग अगर हम बनाएंगे तो उनका जो आर्किटेक्चर है, उनका जो डिजाइन है, वो इस तरीके से बनेगा। स्मार्ट बिल्डिंग में जो आर्किटेक्चर होता है बेटा, वो इस तरीके से बनाते हैं। आर्किटेक्चर इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि जो 26% आपका सेव होगा कूलिंग पे, यानी कि 26% का जो एक्सपेंडिचर है, ठीक, वो आपका कूलिंग पे कम होगा, और जो 67% है वो आपकी लाइटिंग पे कम होगा। इसका मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देखती हूँ कि कभी भी आप मेट्रो में जाते हैं ना बेटा, तो आप अगर मेट्रो में जाएंगे तो मेट्रो में आप लाइटिंग देखिएगा। कभी भी अगर आप दिल्ली मेट्रो में गए हैं, मैंने तो दिल्ली मेट्रो में ही ट्रैवल किया है, तो दिल्ली मेट्रो में आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिएगा कि कितने सारे जो वो हैं आपके स्टेशन है, वो बहुत बड़े बड़े स्टेशन हैं, लेकिन अगर जब आप उनके टॉप पे देखेंगे, जब आप उनके टॉप पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो उन्होंने ट्रांसपेरेंट शीट्स लगाई हुई हैं। ट्रांसपेरेंट शीट्स बेटा इसीलिए लगाई गई है क्योंकि वो एनर्जी एफिशिएंट होती है। अगर ट्रांसपेरेंट शीट है और छत से आपकी रोशनी आ रही है, तो आप ये समझिए कि आपको दिन में लाइटें ऑन करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि पिछले टाइम पे जो घर होते थे, जो पुराने घर होते थे, वो ऐसे होते थे कि अगर दिन में लाइट नहीं भी आ रही है ना, तो भी किसी भी घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं हो सकता था। मेरा जो घर है, उस घर में अगर दिन में लाइट नहीं भी आ रही है ना, तो किसी भी कोने में आपको अंधेरा नहीं मिलेगा। आपको दिन में लाइट ऑन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो पुराने, इसका एक इम्प्लीकेशन ये भी है कि पुराने जमाने में लोगों के पास लाइट नहीं होती थी, तो वह ऐसे घर बनाते थे। लेकिन उसका दूसरा इम्प्लीकेशन ये है कि अगर हम स्मार्टली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे, स्मार्टली अगर थोड़ा सा भी आर्किटेक्चर करेंगे, तो हम अपनी एनर्जी कॉस्ट को बहुत ज्यादा सेव कर सकते हैं। इसके बाद में बेटा, इसके बाद में आपको क्या होगा, दिस इज नंबर 6, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स से क्या मतलब है कि आपको क्लीन एनर्जी मिलेगी, पोल्यूशन जो होगा वो कम होगा। पोल्यूशन कम होने के बाद में बेटा क्या होगा कि जो ग्राउंड वाटर है वो ज़्यादा अच्छे से रिचार्ज हो पाएगा। बेटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। बेटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा तो आपके जो पानी की प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। और जो ग्लोबल वार्मिंग है या फिर जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, उसका आपको लेस इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अभी अगर आप न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हैं, तो न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से ड्रिवन चीज़ें हैं, जैसे कि अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब अर्बन हीट आइलैंड है या फिर फ्लैश फ्लड्स है, इन सब में क्या है कि अर्बन हीट आइलैंड में क्या होता है कि अगर आप देखेंगे जो अर्बन एरिया है उसमें ज्यादा गर्मी होती है कंपेयर टू रूरल एरियाज। अर्बन एरिया में गर्मी क्यों होती है? क्योंकि अर्बन एरिया में जो रोड बने होते हैं, पहली बात जो रोड बने होते हैं उसमें असाल्ट लगा हुआ होता है, इस कंपोनेंट को लगा असाल्ट होता है। ठीक, तो जब धूप पड़ती है तो ये क्या करता है, गर्म होता है, वार्म होता है। वार्म होता है, कोई भी चीज अगर वार्म होती है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो हीट को ट्रैप कर रही है। तो ये हीट को ट्रैप कर रहा है। जब ये हीट को ट्रैप कर रहा है ना बेटा, तो इसका मतलब जब ये दिन में हीट को ट्रैप कर रहा है तो रात में रेडिएशन को रिलीज भी करेगा। इसी तरीके से अगर आप अर्बन एरियाज में जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है। ठीक, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है। अब यहाँ पे ये दिन हो रहा है, ये सूरज है, सूरज की इसमें वेव्स आ रही हैं, वेव्स नहीं रेज, सूरज की क्या आ रही है, रेज आ रही है। सन रेज जब इसमें आ रही हैं तो ये हीट हो गया। अब हीट जब इसमें हो गई तो हीट ट्रैप हो गई तो ये वार्म हो गया। अब सिंपल सा फिनोमिना है कि जो हीट है अर्थ का वो कैसे मैनेज होता है, यानी कि जो अर्थ अपना हीट बजट है वो किस तरीके से मैनेज करती है। अर्थ इस तरीके से अपना हीट बजट को मैनेज करती है कि दिन में तो इंसोलेशन होता है, दिन में तो सन से रोशनी आती है, और बाद में क्या होता है वो वापस चली जाती है रेडिएशन के थ्रू। तो ये जो इंसोलेशन और रेडिएशन का प्रोसेस है, इंसोलेशन और रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू आपका जो अर्थ पे हीट है वो मैनेज होता है। लेकिन इन केसेस में क्या होता है कि आपका इंसोलेशन तो हो गया, लेकिन जब रेडिएशन की बारी आ रही है ना, तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो वापस उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही है।
अर्थ जो है वो हीट जो उसने ट्रैप किया उसको वापस नहीं भेज पाती है बिकॉज ऑफ द हैवी बिल्डिंग्स, बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, और जो हीट है उसके वाटर रिकम्युलेशन बॉडीज नहीं है, वाटर बॉडीज नहीं है, तो हीट काइंड ऑफ ट्रैप हो जाती है। और जब जब हीट ट्रैप हो जाती है तो वो ग्लोबल वार्मिंग करती है, क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज होता है तो अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट तो यही है, दिस इज अर्बन हीट आइलैंड, कि आपकी जो हीट है वो ट्रैप हो गई है, उसको निकलने की जगह नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो जाएंगी अगर हम स्मार्ट सिटीज को इंप्लीमेंट कर ले। रिलेवेंस यही है स्मार्ट सिटीज का। इसके बाद में कुछ और भी हैं जो कि और इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हैं कि रिलेवेंस है, उनको देखते हैं। इनको इंजन्स बोला जाता है। इंजन्स बोला जाता है, किस चीज के इंजन्स हैं ये? इंजन्स ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजन से क्या मतलब कि अगर हम स्मार्ट सिटी को बनाएं तो हमारी बहुत रैपिड इकोनॉमी जो है वो ग्रो हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में बाकी सारे जो वही पॉइंट है जो मैंने आपको बताए, इकोनॉमी में भी वही पॉइंट है जो मैंने आपको बताए। अब हम देखते हैं कि हमको समझ में आ गया स्मार्ट सिटी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, सब कुछ समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट चीज जो हमको समझनी है कि चैलेंजेस क्या है, कि ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हम स्मार्ट सिटीज का जो प्रोजेक्ट है वो सफिशिएंटली अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, या इनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में होती है जब हम इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊँ वो जल्द से जल्द आपको मिले।